हेलो एवरीवन। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अपने एक और लेक्चर में। पॉलिटी की जो हमने सीरीज शुरू करी थी उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो पॉलिटी की हमने सीरीज सीयूईटी या अदर एग्जाम्स के लिए हमने शुरू करी थी। अच्छा, उस सीरीज में आता क्या है? पॉलिटी वाली सीरीज में हम पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं? भाई पॉलिटी में हम पढ़ते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पहले मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, उसमें बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैंने बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जिसे नहीं पता बेटा जाओ सीरीज में आप चेक करो, आपको चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। आपका जो पहला वीडियो होगा वहां पे आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना। तो बेटा कोई भी चीज बनती है तो उसमें एक टाइम लगता है ना। वो चीज क्या होता है, धीमे धीमे इवॉल्व होती है। तो हमने यहाँ पे शुरू किया था आपका इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ। क्या जो सेट ऑफ रूल्स हमने अभी बनाए हैं वो डायरेक्ट हमने लिखना शुरू कर दिया क्या, या हमने वो कहाँ से सीखे, कैसे उनमें चेंजेस आए। तो वो सारा जो इवोल्यूशन का पार्ट है वो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक मेजर सेक्शन खत्म किया था, कंपनी रूल। हमने देखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी उस टाइम क्या सेट ऑफ रूल्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भेजे थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या सेट ऑफ रूल्स बनाए थे जो अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे इंपैक्ट डालेंगे। तो वो सारी चीज हम आपका देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे, वो देखो। और वो देखने के बाद ये जो दो क्वेश्चंस हैं, है ना, उन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर करोगे। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो बोल रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन के फाउंडेशन से रिलेटेड है। तो बेटा एक सिंपल चीज याद रखना, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरू कब से हुई? शुरू होगा आपका 1835 से। पूछा जाए इंडिया में एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने पहली बार बात कब करी, तो 1833 में। अब ब्रिटिशर्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आपका किस पे ज्यादा बात होगी? इंग्लिश एजुकेशन पे। तो पूछा जाए कि भाई इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन का फाउंडेशन कौन से एक्ट से आया, तो आंसर क्या होगा? 1813 वाले एक्ट से। मतलब पहला जो इसमें पॉइंट दे रखा है वो आपका सही है, ठीक है। चलो, तो यहां पे पहला पॉइंट सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैं अगर एलिमिनेट करूं, है ना, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे पता है उसके बेसिस पे एलिमिनेट करूं, तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं कि इसमें जो बी है ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ओनली टू, जबकि मुझे पता है फर्स्ट वाला भी जो है वो ठीक है। तो देखो यहाँ एलिमिनेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और ये समझना, आप पेपर में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो एलिमिनेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एलिमिनेशन से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी, है ना, और आपके क्वेश्चंस इजी होंगे। चलो, अब मुझे ये पता है कि जब इंग्लिश एजुकेशन की बात हुई थी, जब इंडिया में एजुकेशन की बात हुई थी, तो इंडिया में कंट्रोवर्सी थी। क्या कंट्रोवर्सी थी? कि वो एजुकेशन जो इंडिया में होगी वो क्या आपका इंडियन लैंग्वेज में होगी या वो क्या आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा जो बोलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन हो, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपका क्या बोलेगा कि इंडियन लैंग्वेज में आपका एजुकेशन हो। तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी जो है वो थर्ड वाला पॉइंट भी आपका ठीक है। ये हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, है ना, यहां तक हमने देखा है। तो हमें ये पता है कि फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है। तो मैं यहां पे एलिमिनेट और कौन सा ऑप्शन कर सकता हूं? ओनली वन और टू, क्योंकि मुझे पता है थर्ड वाला भी ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब यहां तो आंसर हो, या तो आंसर होगा आपका ओनली वन एंड थ्री, या आंसर होगा आपका वन टू थ्री। तो यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन सी चीज है, आप लॉजिक लगा सकते हो कि अगर डिस्प्यूट हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कोई कमेटी बनी होगी, है ना। वो कोई कमेटी तो बताएगी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सही है, गलत है ना? तो यहाँ पे आपका जो सेकंड वाला आंसर है, एक जनरल कमेटी बनेगी आपका 1823 में, है ना, इस एजुकेशन वाले डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो आपके ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो क्या है आपका सही है। मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका वन टू एंड थ्री। समझ में आया, है ना, थोड़ी सी चीजें समझ में आई। तो आपको एलिमिनेशन लगाना समझ में आया कि कैसे आप जब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो कैसे आप एलिमिनेशन लगाओगे और चीजों को रन करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वो एक्ट था, कौन सा वो चार्टर एक्ट था जिसमें इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो पार्ट कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन याद है तो आप लगा सकते हो, नहीं याद है तो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो हम इसे एज इट इज याद कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने 1858 वाले एक्ट की अभी तक बात करी नहीं करी, तो मतलब ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। 1861 वाले एक्ट की हमने बात करी नहीं करी, तो ये भी आपका जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब मतलब आपके डिस्प्यूट जो है वो 1833 या 1853,
है ना, इन दोनों में से कोई आपका एक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे डायरेक्ट याद रख लेंगे, कोई लॉजिक नहीं है, आप सीधे याद रखो कि 1833 वाला जो चार्टर एक्ट था उसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत डीपली नहीं पूछेगा वैसे। सेक्शन 87 करके सेक्शन हुआ करता था आपका चार्टर एक्ट 1833 का, जिसमें इंडियंस को अलाउ किया था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो पेपर में एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको डायरेक्ट फैक्ट याद होना चाहिए, और दूसरा आएगा जहां पे आप कुछ लॉजिक लगा के चीजें एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आगे जो है वो आपका कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक आपका क्या देखा था कि इंडिया में हमने कंपनी रूल देखा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी उसके लिए क्या चार्टर एक्ट आए थे, उसके लिए क्या रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, वो हमने देखा था। लेकिन क्या होता है, आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है। और 1857 का जो रिवोल्ट होता है बेटा, उसकी इतना ज्यादा इंपैक्ट था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ब्रिटिशर्स पे, उसका इतना मेजर इंपैक्ट पड़ा कि अब तक यहां पे रूल जो कर रही थी वो कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका क्राउन रूल। क्राउन रूल समझ में आ रहा है? क्राउन मतलब ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश क्वीन यानी कि आपका यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जैसे ही आपका वो 1857 का रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी चेंज कर दी। ब्रिटिशर्स ने बोला कि कंपनी से कि अब आप रूल करोगे ही नहीं, अब जो रूल करेंगे भैया हम खुद करेंगे, हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप अगर रूल करोगे हो सकता है इंडिया हमारे हाथ से चला जाए। और इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंडिया से रॉ मटेरियल ला रहे थे वो, जिससे उनकी इंडस्ट्रीज चल रही थी। इंडिया से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उन्हें कि उस रेवेन्यू की वजह से वहां पे बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो इंडिया बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी के लिए। इस वजह से ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया उनके हाथ से जाए। इस वजह से क्या होगा, वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगे। है ना, समझ में आया ये चीज? अच्छा, अब इसी चीज को देखो, थोड़ा सा और देखना, समझना, है ना। यहां पे 1773 से लेके आपका 1853 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में आपका कंपनी रूल था, है ना। उस टाइम पीरियड में आपका कंपनी रूल था, और उस कंपनी का मेन फोकस कहां पे था, या मेन फोकस क्या था, एक्सपेंशन, है ना। कंपनी उस टाइम पे किस चीज पे फोकस कर रही थी, एक्सपेंशन करना है भैया, हमें इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कंट्रोल करना है। कुछ भी करेंगे, हम लड़ेंगे, हम किसी से वॉर करेंगे, हम और भी पॉलिसीज लाएंगे, बट हम इंडिया में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। ये पूरा फोकस था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपका 1857 के रिवोल्ट से पहले। लेकिन 1857 के बाद यहां पे यानी कि 1858 से लेके और आपका 1947 तक, यहां तक यानी कि बाकी का जो पूरा टाइम है, जो किस में आएगा, आपका क्राउन रूल में। यहां पे रूल कौन कर रहा है, आपका ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। और यहां पे फोकस क्या है कि इंडिया को कंट्रोल करें, इंडिया को कंट्रोल करें, मतलब इंडिया में कोई रिवोल्ट ना हो, है ना, नो रिवोल्ट, कि इंडिया में आपका कोई रिवोल्ट ना हो पाए। क्योंकि इंडिया में रिवोल्ट हुआ तो बेटा आप देख रहे हो कि आपको पावर चेंज करनी पड़ गई, इतना इंपैक्टफुल रिवोल्ट है। और ऐसे एक दो रिवोल्ट और हो जाते तो ब्रिटिशर्स पहले ही खत्म हो जाते, बहुत पहले चले जाते। इस वजह से पॉलिसीज में चेंज रहेगा कि हम एक्सपेंशन करेंगे ही नहीं। यहां पे क्या होगा, नो एक्सपेंशन। आपको पता था कि इंडिया में हम जितना कंट्रोल कर रहे हैं सर उतना बहुत है, अगर वो भी हाथ से चला गया हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी, तो हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, जितना है हम उतने से काम चला लेंगे, लेकिन उस पर हम पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हाथ से नहीं जानी चाहिए। वो चीज़ हाथ से चली गई तो भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो देखो बस अब इसी चीज़ को, इसी फ्रेम ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए हम आगे के सारे एक्ट पढ़ेंगे, और उन एक्ट में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंशन नहीं कर रहे, कोई नया एरिया आए ना आए उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपका क्या कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे इंडिया को हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, चलो अब इस एक्ट को हम यहां से शुरू करते हैं। अब यहां पे क्या होगा, जैसे आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ, अगला एक्ट आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो पहले चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट थे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। मतलब क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट है इंडिया। इंडिया प्रोविंस है किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके लिए अलग से वो ला रहे हैं क्या, आपका एक्ट ला रहे हैं। तो अब आपने कंपनी नहीं बोला, अब आपने क्राउन रूल हो गया। क्राउन रूल हो गया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हो गया, है ना। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या होगा भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आपका जो पावर थी किस पे थी, अब तक किस पे पावर थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी पे। बोला जाए पावर ट्रांसफर हो गई, किस पे आ गई पावर अब आपका, क्राउन पे, यानी कि क्राउन यानी कि ब्रिटिश क्वीन, और ब्रिटिश क्वीन यानी कि आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है। कब से रूल शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, 1858 के एक्ट के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल शुरू किया। समझ में आया ना यहाँ तक? चलो, अब आपके क्या हुआ करते थे, अब तक जो कंपनी थी ना, कंपनी के आपके हुआ करते थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके आपने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां तक ये चीजें समझ में आई ना? अब वही गवर्नर जनरल आपके क्या कहलाएंगे, वही गवर्नर जनरल कहलाएंगे आपके वाइसरॉय, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन बन गए आपके, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेम पर्सन है, पर्सन का नाम चेंज कर दिया, है ना। पहले पोस्ट का नाम क्या था, गवर्नर जनरल, अब पोस्ट का नाम क्या है आपका, वाइसरॉय। चीजें समझ में आ रही है ना? कमेंट मुझे करना कि पहले वाइसरॉय कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए ना इंडिया में पहले वाइसरॉय कौन थे, है ना, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो आंसर करना आप मुझे कमेंट में, ठीक है। नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना? अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना, इनका काम था एग्जीक्यूटिव, इनका काम था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब रूल्स को इंप्लीमेंट करना, कोई भी लॉ बनेगा उसे एग्जीक्यूट करना। लॉ बनाने के लिए कौन था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब बनी थी, 1853 में। मेंबर कितने थे तब, 12। तो वही इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका एग्जीक्यूट, वो क्या करेगी, लॉज को फॉर्मुलेशन करेगी, लेजिस्लेट करेगी। लेजिस्लेशन के लिए यहाँ पे आपने एक अलग से मेंबर बना दिया, उस मेंबर का नाम क्या था आपका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस मेंबर की पोस्ट का नाम क्या था आपका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजिस्लेशन के लिए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन करेगा, वाइसरॉय जो है उन लॉज को एग्जीक्यूट करेगा। ये कहां बैठेगा, ये बैठेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां पे रहेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहेगा। इंडियन मैटर्स के लिए या इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अभी आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आपने देखा है ना, आपके यहाँ के एमपी होते हैं, आपके यहाँ एमएलए होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में कौन बताता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके एरिया का होगा। आपकी प्रॉब्लम्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बताता है, आपका एमएलए, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो आपके रिप्रेजेंटेटिव है ना पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। वैसे ही इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि इंडिया प्रोविंस हो गया ना ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। समझ में आया? हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया या इंडियन मैटर्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, आंसर क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चीजें समझ में आ रही है ना, है ना? कोई डाउट हो कमेंट करना, मैं कमेंट आंसर करूंगा, ठीक है। सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। चलो, अब यहां पे क्या होगा, कंपनी जो है, कंपनी आपका पहले ट्रेड कर रही थी, है ना, ट्रेड कर रही थी, एज अ ट्रेडिंग सेंटर आई थी। बाद में क्या हुआ, कंपनी ने 1857 सॉरी कंपनी ने 1757 में प्लासी के बैटल में बंगाल पे एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, इनडायरेक्ट। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, ट्रेड भी कंटिन्यू रहा। ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई 1813 में, ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली खत्म हो गई 1833 में। तो कंपनी 1833 में क्या हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब वो ट्रेडिंग बॉडी नहीं थी, क्या थी आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब यहाँ पे जब क्राउन के पास रूल आया तो कंपनी क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी भाई। अब कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया और ट्रेड पहले खत्म हो गया था, तो कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे खत्म हो गए। भैया हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे इनका, है भाई, इन्हें हम काय को सैलरी दें या क्या जरूरत है इन्हें पे करने की, जब इनका कोई फंक्शन ही नहीं बचा, क्योंकि वो सारे फंक्शन कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। तो इनका जो पोस्ट था वो अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, आपका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, इनके पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर दी गई। 24 मेंबर होते थे, इसमें 6 मेंबर होते थे, इसमें वो 30 जो होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। भले ही उन्हें कोई और पोस्ट दे दी जाए, लेकिन वो अब इस नाम से आपका नहीं कहलाएंगे, ठीक है। चलो, अगली चीज क्या हुई, जो नंबर ऑफ मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना, कितने थे आपके, 12। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी कब थी, आपका 53 में, 1853 में, है ना। 6 न्यू मेंबर्स ऐड हुए थे, आपने देखा था उसमें 6 ओल्ड मेंबर हुआ करते थे, जिसके बाद आपका उसमें मेंबर कितने थे, 12। वो नंबर बढ़ाकर आपने कितना कर दिया, 16। तो पूछा जाए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने होंगे आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, आंसर होगा आपका 16।
पूछा जाए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 1858 में आपके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने होंगे, आंसर क्या होगा आपका 16, है ना, समझ में आ रहा है ना ये। चलो अब यहाँ पे अगली चीज क्या होगी यहाँ पे एक्ट आएगा आपका 1861 का। 1861 का जो एक्ट आया इंडियन काउंसिल के लिए आया। काउंसिल में आपने इंप्रूवमेंट किए, गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट वाली चीजें चल रही हैं, बट इंडियन काउंसिल में आपने इंप्रूवमेंट किए। इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। समझ रहे हो ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुछ आपने मेजर चेंजेस किए उसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इस वजह से हमने इसे क्या बोला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, समझ में आया। चलो इस एक्ट में क्या हुआ, अब देखो ब्रिटिशर्स को क्या करना था, इंडिया में रिवोल्ट ना हो। आप रिवोल्ट एक बार झेल चुके हो, आपको पता है रिवोल्ट का बड़ा आपको नुकसान होगा, तो इंडिया में रिवोल्ट ना हो। तो इंडिया में कहीं पे भी कोई सा भी अगर रिवोल्ट शुरू होता है ना, उस रिवोल्ट को शुरू में ही खत्म कर दो। और उस रिवोल्ट को शुरू में खत्म कैसे करोगे, खत्म करने का तरीका क्या है कि जो पर्सन आपका रिवोल्ट कर सकता है, आपको लगता है ये प्रोबेबल है या इसने रिवोल्ट छोटा मोटा शुरू किया, आप उसे लाओ, कोर्ट में लाओ और आप उसे पनिशमेंट कर दो, आप उसे जेल में डाल दो, खत्म हो जाएगा रिवोल्ट। तो यहाँ पे पनिश करने के लिए आपका जो अभी तक एक कोर्ट हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, जो 1774 में कलकत्ता में बना था, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ करते थे। अब आपने जो स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं आपके, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों के लिए आपने क्या किया, 1861 में एक्ट आएगा और 1862 में आपके 3 हाई कोर्ट बन जाएंगे। कहां बने आपके, मद्रास में बना हाई कोर्ट, कलकत्ता में हाई कोर्ट बना और आपका बॉम्बे में बना। तो 3 आपके हाई कोर्ट बने। मतलब कोई भी पर्सन अगर लगता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कर सकता है, आप हाई कोर्ट में लाओगे, उसे पनिश कर दोगे, खत्म हो जाएगा। समझ में आया, मतलब रिवोल्ट जो है आप वो नहीं होने दे रहे, आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। तो पूछा जाए इंडिया में सबसे पुराने हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, बंगाल है, मद्रास है, कलकत्ता है। कब बने, 1862 में बने। ठीक है, अगर पूछा जाए इन तीनों में भी सबसे पुराना कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका, कलकत्ता, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है इंडिया का, सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछा जाए तो कौन सा है आपका, कलकत्ता हाई कोर्ट। याद रखना, पूछा जाए ना कि आपसे ये पूछ सकता है सबसे ओल्ड हाई कोर्ट कौन सा है, आप क्या बोल दोगे, कलकत्ता। आपसे पूछे सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद रखना 2019 में आपका हाई कोर्ट बना कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का बना जो अमरावती हाई कोर्ट है ना, वो आपका न्यूएस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, बाकी हम ये आगे देखेंगे भी और भी हाई कोर्ट्स, बट यहाँ पे ये चीज, 2 चीजें याद रखेंगे। क्या हुआ, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कलकत्ता, न्यूएस्ट हाई कोर्ट अमरावती आंध्र प्रदेश। कब, 2019 में। चीजें समझ में आई। चलो अब अगली चीज यहाँ पे क्या होगी, अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आपके पनिशमेंट दिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा था पहले क्या था, पनिशमेंट हिंदुओं को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मिलता था, मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलता था, है ना। तो पनिशमेंट आपको अलग अलग मिल रहा है ना। तो पनिशमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी थी कि आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए दोनों को, या कोई भी रिलीजन से हो, आपको सेम पनिशमेंट मिले। तो उसके लिए क्या आया था, कॉर्नवालिस कोड आया था। कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके रूल्स यूनिफॉर्म लिखना शुरू किए थे। वही कॉर्नवालिस कोड या आपके यूनिफॉर्म लॉ कहाँ पे आ जाएंगे, आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 में। मतलब अब जो हाई कोर्ट पनिशमेंट देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, वो देंगे आपका इंडियन पिनल कोड आपका 1860 के अकॉर्डिंग। मतलब किसी भी क्राइम के लिए इसमें जो पनिशमेंट लिखा हुआ है, वो पनिशमेंट आपके जो जजेस होंगे उन्हें देना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है, आईपीसी कब से शुरू हुआ आपका, 1860 से। पूछा जाए इंडिया में पहला बजट कब आया, तो आंसर क्या होगा आपका, 1860, है ना। इंडिया के लिए पहला बजट आएगा। पूछा जाए कौन था जिसने पहला इंडिया का बजट पेश किया, है ना, कौन इंडिया का फर्स्ट बजट प्रेजेंट करेगा, आंसर क्या होगा आपका, जेम्स विल्सन, है ना। बजट के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कि बजट से रिलेटेड, पहला वर्ल्ड का पहला बजट, है ना, कहाँ हुआ, किसने किया, इंडिया का पहला बजट, इंडिया की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया की पहली फीमेल जिन्होंने बजट पेश किया, इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किए हैं, रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट बजट, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट, मतलब सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, तो हम कवर करेंगे, आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं यहाँ पे। तो इंडिया का बजट पेश हो गया, आपका फर्स्ट बजट आ गया इंडिया का। और क्या हुआ इस एक्ट में, इस एक्ट में आपका अभी तक जो गवर्नर जनरल था ना, उस पर ओवर राइडिंग पावर आई थी 1786 में। 1786 में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के डिसीजन को चेंज कर सकता है। बट अब यहाँ काउंसिल के साथ साथ कौन है आपका, और भी मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर आएगी। ऑर्डिनेंस पावर, ये ऑर्डिनेंस पावर क्या थी वॉइस रॉय की, कि जैसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ये क्या कर रही है, इंडिया के लिए रूल बना रही है। अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई रूल बनाया, या फिर वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जब तक रूल बनाती, आपको तुरंत या इमीडिएटली आपको कोई रूल चाहिए, तो वो रूल बनाने की पावर किसके पास होगी, वॉइस रॉय की। उस पावर को हम क्या बोलेंगे,
ऑर्डिनेंस पावर। समझ में आया? अगर आपको इमीडिएट लॉ चाहिए और काउंसिल वर्किंग नहीं है तो आप यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास या वाइसरॉय के पास जाओगे, वो तुरंत एक ऑर्डर पास करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। और वो आपका जैसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रूल बनाती उसके सिमिलर होगा, सेम पावर से होगा। बट डिफरेंस क्या होगा? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रूल बनाती तो वो हमेशा चलता, और ये ऑर्डिनेंस पावर कितने दिन के लिए वैलिड रहेगी? 6 मंथ। मतलब गवर्नर जनरल वाइसरॉय ने कोई भी रूल बनाया ऑर्डिनेंस से, कितने दिन तक वो रूल वैलिड रहेगा आपका? 6 मंथ। 6 मंथ के बाद वो रूल आपका खत्म। दोबारा चलाना है, दोबारा ऑर्डिनेंस लाओ, दोबारा उसे 6 मंथ चलाओ, फिर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ऑर्डिनेंस पावर क्या थी कि जैसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रूल बनाएगी वैसे ही गवर्नर जनरल भी रूल बना सकता है, लेकिन वो रूल वैलिड कितने दिन के लिए होगा? 6 मंथ, है ना? क्या बोलेंगे हम उसे? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। अभी प्रेसिडेंट पे भी होती है ये, है ना? कोई अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर जो होती है ना वो कौन से आर्टिकल में आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ अब यहाँ पे? क्या होगा? पोर्टफोलियो सिस्टम, है ना? पोर्टफोलियो सिस्टम को थोड़ा सा समझेंगे। अभी तक आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अभी तक जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आपने डिफाइन नहीं किया कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर था, आपने बोला था ना लॉ मेंबर, मतलब आपने ये बोला कि एक पर्सन है जो लॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में जितने भी लॉ बनेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपका लॉ मेंबर। तो आपने बाकी सबके लिए नहीं किया, तो वही आपने अलग अलग जो किया उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। अभी आप देखते हो ना, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इस तरीके से और भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक के लिए अलग से है, हर चीज के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री है, पता है ना अभी आपको? तो वो मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाला जो सेक्शन है वो कब से शुरू होगा? 1859 से। उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। मतलब हर मिनिस्ट्री के लिए एक पर्सन होगा जिसे हम उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बोलेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो वाला सिस्टम आपने कब से शुरू किया? 1859 से। समझ में आया पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? चलो अब यहाँ पे अगली चीज क्या होगी? आपका जो लेजिस्लेटिव पावर थी, वो लेजिस्लेटिव पावर आपका वापस ले ली थी किससे? प्रोविंसेस से। थोड़ा सा ढंग से समझना, है ना? यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ढंग से समझेंगे हम इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या होगा? 1773 सेंट्रलाइजेशन शुरू होगा, पावर का सेंटर बनना शुरू होगा। पावर का सेंटर बना आपका बंगाल। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाया, पावर सेंट्रलाइज हुई। 1833 1833 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो डिसीजन लेंगे वो पूरे इंडिया के लिए वैलिड होगा। मतलब यहाँ पे क्या था? जो लेजिस्लेटिव पावर थी किसकी? मद्रास की। लेजिस्लेटिव पावर थी किसकी? बॉम्बे की। वो खत्म कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई, है ना? अब वो आपके लेजिस्लेट नहीं कर सकते, वो अपने एरिया के लिए, अपने प्रोविंस के लिए रूल नहीं बना सकते। उनके लिए रूल कौन बनाएगा? आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका नाम चेंज होकर क्या हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है ना? तो सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पर कब हुआ? 1833 में, है ना? सेंट्रलाइजेशन, पावर का सेंटर हो गया ना, कि आपने लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली है सर, आपने तो कोई पावर छोड़ा ही नहीं उनके पास, बहुत कम पावर बचे उनके पास। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन वो कब आपका पीक पर पहुंचा? 1833 में। और वो डिसेंट्रलाइजेशन कब शुरू हुआ आपका? 1861 वाले एक्ट में। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो प्रोविंसेस को वापस कर दी गई। बंगाल अपने लिए अलग से रूल्स बना सकता है। बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया 1862 में। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, असम के नाम से जानते हैं हम, वो आपके रूल बना सकता है, उसके लिए आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बना 1886 में। पंजाब रूल बना सकता है, काउंसिल बना आपका 1897 में। समझ में आ रहा है ना कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कैसे पावर वापस करी जा रही है। पहले पावर एक जगह इकट्ठी हो रही थी, तो जहां पे चीजें एक जगह इकट्ठी होती हैं हम उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। और जहां पे चीजें आपका वापस लोगों पे वापस जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पर पहुंचा, और यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया। मतलब पावर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो गई, पावर्स आपका दोबारा से सेपरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे क्या होगा? आगे आपका यहाँ पे इंडिया पे रूल करना है आपको। इंडिया पे रूल करना है। अब भाई इंडिया पे रूल करना है तो आपको समझ में तो आना चाहिए इंडिया में लोग कैसे हैं।
आपको समझ में तो आना चाहिए इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी क्या है, आपको समझ में तो आना चाहिए इंडिया में फैमिली सिस्टम क्या है, इंडिया में आपका जो वो होते हैं विलेज पंचायत वगैरह या उस तरीके का जो सिस्टम है, आपको समझ तो आना चाहिए वो सारी चीज़ें। अब वो आपको समझ कैसे आएंगी, आपको इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है यार, कितने ही आपके ब्रिटिशर्स थे जिन्हें इंडियन लैंग्वेज आती थी। तो वो वहाँ पे आपको समझना है इंडिया को, तो आप खुद समझो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी इंडियन को अपॉइंट कर लो, है ना। तो यहाँ पे 3 अनऑफिशियल मेंबर, आपने उन्हें पावर नहीं दी, आपने अपॉइंट किया, क्यों, क्योंकि आपको उनसे एडवाइस लेना है। तो 3 अनऑफिशियल मेंबर आपने लिए, राजा ऑफ बनारस, है ना, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीनों अनऑफिशियल मेंबर आपने ले लिया कि सर हम आप हमें एडवाइस करो कि कैसे इंडिया में रूल्स रेगुलेशन हम बनाएं, कैसे उन चीज़ों को फॉर्मुलेट करें। हम आपको ऑफिशियली वोटिंग पावर नहीं देंगे, मतलब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होगे, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होगे, है ना, आप उसमें मेंबर नहीं हो, लेकिन आप चीज़ें सजेस्ट करोगे। क्यों सजेस्ट करोगे, क्योंकि हम इंडिया को रूल करना है, तो भाई हमें थोड़ा सा बताओ, हमें थोड़ा सा हेल्प करो। तो 3 अनऑफिशियल मेंबर आपके ये जो है वो रखे जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगला क्या होगा, अगली चीज़ क्या होगी आपका, आपने पॉलिसी चेंज करी, जैसे ही रिवोल्ट हुआ 1857 का, आपने तुरंत पॉलिसीज चेंज कर दी। आपने पॉलिसी चेंज करी 1858 में, आपने पॉलिसी चेंज करी 1861 में, आपने एक्सपेंशन बंद कर दिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने चेंज किए, तो आपको अगले 20-30 साल ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको कोई चीज़ें चेंज करने की। तो अगला जो एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट, कब आएगा आपका, 1892 में, है ना। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आएगा। चलो थोड़ा सा समझते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट आया था 1860 में, आपने बोला 1860 में हम इंडिया के लिए बजट लाएंगे, क्या आपने बोला हम बजट पे कोई डिस्कशन करेंगे, नहीं। क्या आपने बोला कि बजट जो आएगा उसमें आप कोई चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई चीज़ें पसंद नहीं है, तो क्या वो उन चीज़ों को रोक सकते हैं, नहीं। तो वो चीज़ें आपकी तब नहीं थी। बट उनमें से एक चीज़ आपका डिस्कशन वाली जो शुरू हो जाएगी वो कब होगी आपका 1892 में। आपने बोला बजट पे हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना, हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि आगे कोई बजट आए तो हम वो चीज़ें उसमें इंक्लूड कर पाएं। तो हम चाहते हैं कि हम बजट पे डिस्कस करें, लेकिन आप बजट की पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकते, है ना, आप कट मोशन नहीं ला सकते, है ना, आप बजट में कोई भी पॉलिसी है उसे रोक नहीं सकते, बजट को आप पास नहीं कर सकते, बस आप बजट पे डिस्कशन कर सकते हो ताकि आगे हम अगर कोई बजट लाएं तो हमें उन सारी चीज़ों का आइडिया रहे। तो धीमे धीमे पावर ट्रांसफर हो रही है ना, स्लो पावर चेंज आपका ट्रांसफर हो रही है। अब तक आपके जो भी वॉइस रॉय थे, गवर्नर जनरल थे, कोई भी फैसला लेते थे, कोई भी चीज़ करते थे, उनसे आपका पूछा नहीं जाता था, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता था कि सर आपने ये क्यों किया, है ना, उनसे आपकी कोई क्वेश्चंस नहीं होते थे। वो पावर भी आपका दी गई आपका 1892 में। तो जितने भी लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेचर कौन आपका, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर कौन आपका, स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, वो आपका क्वेश्चन कर सकते हैं किससे, एग्जीक्यूटिव से। समझ में आया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्वेश्चन कर सकती है किससे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया से, ठीक है। स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल क्वेश्चन कर सकते हैं किससे, स्टेट्स के गवर्नर से, कि सर आपने पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया। क्वेश्चन करने की पावर दी है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार सवाल पूछोगे, उन्होंने जो आंसर दे दिया फाइनल, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो यहाँ पे ये याद रखना, क्वेश्चन की तो पावर दी है लेकिन नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की पावर आपको नहीं दी गई, क्वेश्चन की पावर आपको दी गई है। समझ में आया। चलो अगली चीज क्या होगी, अगली चीज होगी यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, यहाँ पे 3 थे ना नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब प्रोविंसेस में आपने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो बढ़ा दिए। आपने बोला सब प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर रखो ताकि उन्हें कोई पावर भी नहीं देनी पड़ रही और हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम और अच्छे से बना पा रहे हैं, चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। इस वजह से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज कर दिया आपने, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। अगला जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन कब हुए, है ना। तो वो आपका कब हुए थे, 1892 में। तो फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन कब हुआ आपका, 1892 में। थोड़ी सी चीजें समझ में आई, है ना, यहाँ तक आया। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो या फिर चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।